हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 की। और लास्ट लेक्चर में भी हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा कि इंडिया में डायरेक्ट टैक्स किस तरीके से एप्लीकेबल है और क्या उसके बेसिक्स हैं, वो सब हमने डिस्कस किया था। असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। अब आगे जो आपका मटेरियल है, जो मॉड्यूल के कंटेंट हैं, उसको हम कवर कर रहे हैं। बिफोर गोइंग टू द प्रैक्टिकल पार्ट, बिफोर गोइंग टू द टैक्स कैलकुलेशन पार्ट, हम इसकी जो थियरी है वो डिस्कस कर लेते हैं। देन वील मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल कैलकुलेशन, दैट हाउ इज़ द टैक्स कैलकुलेटेड, आप कैसे टैक्स पे करते हैं और कितने रेट पे करते हैं। तो वो सारी क्वेरीज इसके बाद जो है वो हम सॉल्व करेंगे। देखें, सेक्शन 2 उसका जो क्लॉज 7 है उसमें बात की है असेसी की। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि असेसी कौन होता है। तो असेसी का मतलब क्या है, वो पर्सन जिससे सरकार टैक्स वसूल कर सकती है और जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है वो असेसी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी उन्होंने सेम चीज़ एक्सप्लेन की। फिर बोला है डीम्ड असेसी। डीम्ड असेसी मतलब ऐसा इंसान जिसको असेसी मान लिया जाता है। तो हो सकता है वो असेसी ना हो लेकिन उसको असेसी मान लिया जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं डीम्ड असेसी। डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं। एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन टेकन फॉर असेसमेंट ऑफ हिज इनकम और ऑफ द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसिबल। मतलब किसी और की इनकम के लिए अगर उसको असेसिबल होल्ड किया जाए तो उसको डीम्ड असेसी बोला जा सकता है। मतलब इनकम किसी और के अकाउंट्स में दिख रही है लेकिन वो मानी जाएगी कि आपकी इनकम है, तो आप हो असेसी विच इज़ डीम्ड टू बी एन असेसी। बट ये डीम्ड ऐसा क्यों होता है, मैं कमाता कोई और है और इनकम मेरी मानी जाएगी। ऐसे कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे हाउस प्रॉपर्टी के हेड में, जहाँ पे सेक्शन 27 में मैं आपको डीम्ड ओनरशिप का एक सेक्शन समझाऊंगा। वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि ऑन पेपर भले हाउस प्रॉपर्टी किसी और की दिख रही है या ऑन पेपर भले रेंट कोई और रिसीव कर रहा है, बट आइडियली ओनर आप हो। तो इस हिसाब से टैक्सेशन जो भी है या जो टैक्स पेएबल है वो भी आप ही के ऊपर आने वाला है। तो इसको हम बोलेंगे डीम्ड असेसी। क्लियर हो गया? ये एक एग्जांपल है। क्लबिंग वाले केस में भी होगा, मतलब क्लबिंग में भी होता है ना कि हम हमारी इनकम किसी और के अकाउंट में दिखाने की कोशिश करते हैं। डिपार्टमेंट बोलता है कि वो इनकम उसकी नहीं है, वो इनकम आपकी है, तो आप हो हमारे लिए डीम्ड असेसी। ऐसी सब सिचुएशंस होंगी। फिर इसके बाद सेकेंड पॉइंट में बोला टू डिटरमाइन द लॉस सस्टेन्ड बाई हिम और बाई सच अदर पर्सन। अब जैसे इनकम के केस में हो सकता है वैसे लॉस के केस में भी हो सकता है। तो ये भी मैं आपको आगे के सेक्शंस में एक्सप्लेन करूंगा जब वो टाइम आएगा। अभी ज़्यादा मिक्सअप नहीं कर रहा। रिफंड की बात हो रही है, रिफंड के भी प्रोविजंस हैं सेक्शन 220 एंड ऑनवर्ड्स, तो वहाँ पे देखेंगे। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ओपन एंडेड रखा है कि कहीं और भी ये चीज़ लिखी हुई हो तो समझ लेना कि कवर्ड है। ये सिर्फ एक डेफिनेशन। असेसी इन डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मतलब क्या, कि आपने रूल्स फॉलो नहीं किए, जो बोला था आपने उस हिसाब से टैक्सेस पे नहीं किए, तो यू आर असेसी इन डिफ़ॉल्ट। टाइमली टैक्स सबमिट नहीं किया, तो ऐसे टर्म्स भी हम काफ़ी जगह पढ़ते हैं। असेसी इन डिफ़ॉल्ट। टीडीएस डिडक्ट करके सबमिट करना था, नहीं किया। टीडीएस डिडक्ट करवाना था, नहीं करवाया। ये सब चीज़ें भी कवर होंगी। बट अभी ना बहुत इनिशियल स्टेज है। अगर मैं हर एक पॉइंट के रेलेवेंट चैप्टर में अभी चला गया तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, तो वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। सो डोंट वरी, एक एक करके हम सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। जब आपका ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होने पे आएगा ना, दैट टाइम यू विल रियलाइज़ कि हाँ मुझे सब कुछ पता है। और एक बार आप बुक को वापस से रिवाइज तो करोगे, तो रिवीजन के टाइम पे जब आप ये पढ़ोगे तो मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, आपको अपने आप दिखने लगेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। क्लियर है? चलो देखते हैं। सेक्शन 2 है, उसका क्लॉज 9 है। असेसमेंट ईयर की बात हो रही है, कल मैंने आपको ये समझाया था। तो अब इसमें वापस नया क्या पेंडिंग है। देखो, मैंने आपको मतलब तो बता दिया था, लेकिन डेफिनेशन जो होती है उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बिकॉज यू कैन नॉट चेंज इट। ठीक है, और एमसीक्यू में जब ये पॉइंट पूछेंगे तो असेसमेंट ईयर है या क्या है वो आपको समझना पड़ेगा डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे बोला है असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन 1st April एवरी ईयर एंड एंडिंग ऑन 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो ये एज इट इज़ डेफिनेशन है। मतलब आपको पढ़ के शायद ऐसा लग सकता है, मैं जब भी पढ़ा तो सर बोलते हैं सर ये तो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन है या ये तो फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन है कि 12 महीने का पीरियड जो 1st अप्रैल को स्टार्ट होता है और अगले साल 31st मार्च को ख़त्म होता है। बट भाई मेरे और आपके बोलने से डेफिनेशन तो चेंज होगी नहीं। असेसमेंट ईयर को उन्होंने इस तरीके से अगर डिफ़ाइन किया है एक्ट में, सेक्शन में, तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। आप इनकम टैक्स की डायरेक्ट डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, गूगल पे, एंड्रॉयड पे है,
iOS पे भी होगी, तो आप डाउनलोड करो, उसके अंदर ये सेक्शन जाके देखो, सेक्शन नंबर 2 उसका क्लॉज 9, और आपको असेसमेंट ईयर की यही डेफिनेशन लिखी हुई मिलेगी जो मैंने आपको बताई। तो ये मैंने डेफिनेशन अपने वर्ड्स में नहीं बनाई है, ये डेफिनेशन जो है दिस इज गिवन बाय द एक्ट इटसेल्फ, और वो वहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एन असेसी इज टैक्स ड्यूरिंग द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर एट द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द रेलेवेंट फिनांस एक्ट। अब ये उस भाषा में बात कर रहे हैं जो आपको और मुझे समझ में आती है। ऊपर जो भाषा थी वो इनकी कानूनी भाषा थी, नीचे सेकेंड पॉइंट में जो लिखा है वो मतलब कल हमने समझ लिया था, तो मैंने आपको पूरा बता दिया। इसका क्लॉज 24 है इनकम। अब इनकम की डेफिनेशन ना एक्चुअली बहुत बड़ी है, ये जो है ना 2 और इसका क्लॉज 24, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे पूरा अभी ऐड नहीं किया है बिकॉज बहुत ज़्यादा लेंदी है और उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे हम उसको रिलेट करेंगे। पर्सन की डेफिनेशन कल मैंने बता दी थी, तो आगे बढ़ सकते हैं। एक और डेफिनेशन है क्लॉज 32 में, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन इन अ कंपनी। ये टर्म आपको बहुत बार इन बिटवीन द टैक्सेशन लॉ पढ़ने को मिलेगा। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन इन अ कंपनी, एन इंडिविजुअल इज सेड टू हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंसर्न if he or she along with his or her relatives is at any time during the previous year beneficial owner of equity shares carrying 20% or more of the voting power in a company, or entitled to 20% or more of the profits of such concern। तो एक इंडिविजुअल की बात हो रही है कि उसका एक एंटिटी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, या इंडिविजुअल या किसी और पर्सन का किसी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, ऐसा कब माना जाएगा? तो आप एज एन इंडिविजुअल और आपके रिलेटिव्स मिला के अगर आपकी किसी एंटिटी में जो इक्विटी ओनरशिप है या फिर वोटिंग पावर है या फिर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 20% या उससे ज़्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो फिर आपका उस एंटिटी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल मतलब मेजर अमाउंट, ठीक है, एक ऐसा अमाउंट जो कंसिडरेबल हो, लार्ज हो, मेजर हो, ठीक है, सब्सटेंशियल हो, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये सब सिनोनिम्स हैं इसके। तो छोटा मोटा इंटरेस्ट हो तो दैट इज़ ओके, माइनर होल्डिंग हो तो इट इज़ ओके, बट अगर बहुत ज़्यादा होल्डिंग है जो इंपॉर्टेंस रखता है जिससे कुछ वैल्यू क्रिएट होती है तो उसको हम सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बोल सकते हैं, और वो प्रपोर्शन यहाँ पे इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है एट 20%। क्लियर? प्रीवियस ईयर क्या होता है वो भी देख लेते हैं, कल मैंने तो मतलब समझा दिया था। इनकम अर्नड इन अ ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर, द ईयर इन विच द इनकम इज अर्नड इज नोन एज प्रीवियस ईयर। चलो ये तो सीधा सीधा दिया है कि हाँ भाई जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, ये ध्यान रखना। अब AY 89-90 ऑनवर्ड्स ऑल असेसीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो फिनेंशियल ईयर एज प्रीवियस ईयर। बात याद करो, कल मैंने समझाया था ये पॉइंट, ठीक है। तो फिनेंशियल ईयर ही प्रीवियस ईयर होता है, मतलब वही 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ठीक है। इसके बाद वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो उसको, जो यहाँ पे ये बोल रहे हैं इन केस ऑफ, ये जो पॉइंट बोला है इन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान से समझ लो। अब इसका मीनिंग समझो, यहाँ पे क्या बोला हुआ है। इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन और अ सोर्स ऑफ इनकम न्यूली कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब अगर आपने साल के बीच में कभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उस सिचुएशन में आपका प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होगा? जिस दिन आपने फॉर्मली आपका बिजनेस स्टार्ट किया, और एंड कब होगा? इमीडिएटली कमिंग 31 मार्च, ठीक है। तो ये समझ लो। इसका अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, थोड़ा सिंपल कर देते हैं ना उसको। देखो ऐसा है, आपने सपोज बिजनेस स्टार्ट किया, आज की डेट रखता हूँ मैं 15 अक्टूबर 2000, ईयर अपना रख लेते हैं 2019, पिछला साल। आज आपने अपना बिजनेस कमेंस किया, दिस इज डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। क्लियर है? अब अपना फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर आप बोलो ख़त्म कब होता है? 31 मार्च। जैसे इसके बाद आएगी 31 मार्च 20, तो डेट तो फिक्स है। तो इन्होंने बोला कि जब भी पहला साल होता है ना, तो जो फर्स्ट प्रीवियस ईयर होता है आपका, उसकी स्टार्टिंग डेट ये मानी जाएगी, ठीक है। हमें यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जो शुरुआत हुई है वो इस तारीख से हुई है,
ये ध्यान रखना है। तो 15 अक्टूबर से 31 मार्च दिस इज द डेडलाइन। तो पहला प्रीवियस ईयर इतने दिनों का होगा जो आपको ये ड्यूरेशन दिख रहा है, दिस इज योर फर्स्ट प्रीवियस ईयर। हाँ, अगले प्रीवियस ईयर से झमेला खत्म, क्योंकि वो प्रॉपर डेट पे स्टार्ट होगा और प्रॉपर डेट तक जाएगा। तो ये तो फुल प्रीवियस ईयर आपका रहने वाला है, पूरे 365 दिन का, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया हो, ठीक है। तो ये पॉइंट है, एग्जाम्पल दे रखा है वो आप रेफ़र कर लोगे तो भी चलेगा। 15 मई 2018 को नया बिजनेस सेटअप किया, तो ठीक है ना। 15 मई 2018 से 31 मार्च 2019, तो 18-19 प्रीवियस ईयर, 19-20 असेसमेंट ईयर, बराबर, ठीक है। अब इसके बाद एक और नया टॉपिक, प्रीवियस ईयर रूल एंड इट्स एक्सेप्शंस। देखो, प्रीवियस ईयर रूल हमने पढ़ लिया कल कि प्रीवियस ईयर होता है, फिर उसका असेसमेंट अगले साल होता है। एक्सेप्शंस में सेक्शन 172 से एक ब्लॉक शुरू हो रहा है जो 176 तक जाता है। उसमें उन सिचुएशंस को कवर किया जहाँ पे प्रीवियस ईयर का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब जिस साल में इनकम अर्न की गई है उसी साल में टैक्स लिया जा सकता है, बिकॉज सिचुएशन ही ऐसी है, हालात ही ऐसे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सेक्शन 172 बोल रहा है शिपिंग बिजनेस बाय नॉन रेसिडेंट्स। नॉन रेसिडेंट है जो इंडिया में शिपिंग के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं, शिप लेके आते हैं, शिप से सामान लेके जाते हैं, पैसा कमाते हैं। अब उनको अगर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का बेनिफिट देने गए तो वो अगले साल टैक्स पे करने स्पेशली इंडिया नहीं आएंगे और कभी पैसा गवर्नमेंट नहीं कमा पाएगी। तो उनसे तो इमीडिएटली आने पे और जाने पे टैक्स लिया जाता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा बोला है पर्सन हु इज लिविंग इंडिया, जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, ठीक है। अगर बता के जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर भाग गया तो फिर ढूंढते रहो, तो उससे भी आप उसका टैक्स तो वसूल कर लो पहले, फिर उसको क्लियरेंस दो। 174A में AOP BOI आर्टिफिशियल पर्सन की बात हो रही है जो सिर्फ किसी पर्टिकुलर इवेंट या टेम्पररी पर्पस के लिए फ्रेम हुए। तो आपने एक AOP बनाई या एक एंटिटी क्रिएट की और वो भी कोई पर्टिकुलर इवेंट या फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसके बाद वो एंटिटी का एग्जिस्टेंस खत्म, तो उसमें फिर अगले साल तक वेट करने की क्या ज़रूरत है। जब एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है, सपोज 45 डेज़ के लिए आपने एंटिटी बनाई, तो 45 डेज़ के बाद टैक्स वसूल किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 175 में बोला है एक ऐसा पर्सन जिसपे सरकार को डाउट है कि अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देगा किसी और को टैक्स बचाने के लिए, तो जल्दी जल्दी उससे टैक्स वसूल कर लो। और आखिरी पॉइंट, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, भाई उसने बिजनेस ही बंद कर दिया है तो अगले साल तक क्यों वेट करना है, अभी से ले लो उससे पैसा, तो लिया जा सकता है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद सेक्शन नंबर 4 है बेसिस ऑफ चार्ज, ये चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 4 को हम चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं। ये आपको बताता है कि किस तरीके से टैक्स चार्ज किया जाता है। अब इसके अंदर जितना कुछ लिखा है ये कल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पॉइंट वाइज समझा दिया था कि इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर में चार्ज होता है रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट के रेट्स के हिसाब से एक पर्सन की टोटल इनकम पे जो उसने प्रीवियस ईयर में कमाई। ये हमने कल देखा था, पॉइंट वाइज मैंने लिखा था, मैं आपको बता भी देता हूँ, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये और कुछ नहीं है, ये आपका सेक्शन नंबर 4 है, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा था और वही चीज़ वहाँ पे आगे पैराग्राफ में भी लिखी हुई है, तो आई डोंट थिंक कि कोई इशू आने वाला है, क्लियर है। आगे देखते हैं। अब बोला है कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, ये बहुत सिंपल सा है, थियोरेटिकल है, तो थोड़ी थियरी मैं पहले आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको उसको एक बार रीड कर लेना है। इनकम कैश में हो सकती है, काइंड में हो सकती है, अकाउंट्स में हम करते हैं रिसिप्ट बेसिस या अक्रूवल बेसिस, उस बेसिस पे भी हो सकता है, लीगल और इलीगल सोर्सेज से भी हो सकती है। इलीगल सोर्सेज बेटिंग गैम्बलिंग जो लीगलाइज्ड नहीं है और अलाउड नहीं है, अगर आपने वहाँ पे भी कुछ पैसे जीत लिए और पकड़े गए, IPL में बेटिंग कर रहे थे, ड्रीम 11 पे नहीं, ठीक, लेकिन इलीगली, ठीक है, और उसमें आपने बहुत पैसा कमा लिया और पता चल गया, तो उस पर टैक्स तो लेंगे ही लेंगे आपसे। हाँ, इलीगली बेटिंग करने का जो आपके ऊपर चार्ज लगेगा क्रिमिनल ऑफेंस का, वो अलग से लगेगा, मतलब टैक्स भी लेंगे और जेल भी भेजेंगे, ऐसे ही है। टेम्पररी इनकम, परमानेंट इनकम, लमसम इनकम, इंस्टॉलमेंट्स इनकम, किसी भी तरीके से आ सकती है। गिफ्ट में अगर पैसा मिलता है तो वो भी इनकम है, पर उसमें कुछ कंडीशंस हैं, एग्जेम्पशंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, अभी नहीं, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट का यहाँ पे इन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। ये थियरी पहले आपको पढ़नी है, जब हम डाउट सॉल्विंग करेंगे इसका तब मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ये जो पूरा पॉइंट दे रखा है ना, आप इसको पहले रीड करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा।
और क्या है इसमें, ठीक है, थियरी वाला कुछ और भी पार्ट है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे टॉपिक दिया है फैक्टर्स दैट डू नॉट डिटरमाइन द नेचर और कैरेक्टर ऑफ रिसिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो अभी पीछे टॉपिक मैंने आपको बोला कि एक बार आपको पढ़ना है कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट, उसके बेसिस पे ही ये चीज़ कंटिन्यू हो रही है। तो जब आप उसका मीनिंग या जो बेस है एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद ये चीज़ समझना आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो यू कैन ट्राई इट आफ्टर डैट। एक बार आप पढ़ो उसको, जितना समझ सकते हो समझने की कोशिश करो। फिर जो भी आपकी क्वेरीज हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, या एंड में मैं काम करूँगा कि एक लेक्चर इसके एक्सप्लेनेशन का ऐड ऑन ही कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है क्वेरीज तो आएंगी। बट आप वो लेक्चर देखने से पहले आप इसको रीड करना, एक बार आप पढ़ लेना, क्वेरीज निकाल के रखना, फिर वो लेक्चर देखना, उसमें देखो आपको कितनी क्लैरिटी मिल जाती है। उसके बाद भी जो आपके पॉइंट्स रह जाएंगे ना, वो हम फिर डिस्कशन में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब लाइव सेशन करेंगे अपना, उसमें कवर हो जाएगा। आगे सेक्शन 14 मैंने समझा दिया था, टोटल इनकम की बात हो चुकी थी। राउंडिंग ऑफ वाले टॉपिक्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दोनों बता दिए थे, 288 ए एंड बी। इसके बाद अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ रिगार्डिंग द टैक्स रेट्स। ठीक है, तो टैक्स रेट्स क्या है और किस तरीके से काम करते हैं, वो मैं पहले आपको कुछ रेट्स समझा देता हूँ, एंड देन हम उसके कैलकुलेशन पे भी आएंगे।